हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे वेतन चैप्टर का 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में प्रोविडेंट फंड से संबंधित क्वेश्चन है। कैसे गणना करेंगे प्रोविडेंट फंड की गणना, कैसे उसकी करोगे, वेतन निकालेंगे, सारे मसले को हम देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रोविडेंट फंड के संबंध में क्या क्वेश्चन दिया गया है। 20वां नंबर क्वेश्चन, पेज नंबर 160। क्वेश्चन में बोला गया कि मिस्टर वसंत, ठीक है, मिस्टर वसंत जो भारत का नागरिक तथा निवासी है, मिस्टर वसंत भारत का निवासी है, नागरिक है बोला जा रहा है। निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करता है। जो वसंत है वो अपना निम्न विवरण प्रस्तुत करता है। क्या विवरण प्रस्तुत करते हैं आगे दिया गया है, देखते हैं नीचे। मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड में अंशदान के बाद शुद्ध मूल वेतन 2,40,000 रुपए। यानी कि जो हमारा मान्यता प्रोविडेंट फंड होता है, प्रमाणित प्रोविडेंट फंड होता है, उसमें उन्होंने अपने वेतन में से कुछ पैसा बचा के अंशदान कर दिया। करने के बाद उनका वेतन ओरिजिनल कितना बचा है, 2,40,000 रुपए। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि वेतन का कुछ पैसा अंशदान कर दिया, किसमें जमा कर दिया, किसमें, प्रोविडेंट फंड में। तो जमा करने से पहले कितना वेतन था, जमा करने के बाद का वेतन कितना दिखा रहा है क्वेश्चन में, 2,40,000। तो जमा करने से पहले कितना था, आगे देखते हैं क्वेश्चन, वो हमें पता करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आगे देखते हैं। मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड में अपना अंशदान 20,000 रुपए। अब यहां पे समझने वाली बात है, मिस्टर वसंत था, वो प्रोविडेंट फंड में 20,000 रुपए जमा किया था, जो सेकंड पॉइंट में दिया है, और जमा करने के बाद उनका वेतन कितना बचा है, 2,40,000 रुपए। तो हमें ये आइडिया लगाना है, पता करना है कि उनका वेतन का पैसा अंशदान में जमा कर दिया 20,000, जमा करने के बाद 2,40,000 रुपए फिलहाल वेतन शो कर रहा है। तो जमा करने से पहले कितना वेतन था, जो 20,000 रुपए जमा कर दिया उसको वेतन के साथ दोबारा फिर जोड़ देंगे तो उसका पहले का वेतन निकल जाएगा। ठीक है, जमा कर दिया, करने के बाद बचा 2,40,000, तो जमा करने से पहले कितना था, यानी कि जो 20,000 जमा कर दिया उसको ला और प्लस कर दो तो निकल जाएगा इधर पे 2,40,000 प्लस 20,000, टोटल 2,60,000 रुपए का उसका वेतन निकल के आएगा। आगे क्या दिया है क्वेश्चन में, मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड में 9.5% की दर से ब्याज जमा हुआ है 3,600 रुपए। प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में 9.5% की दर से ब्याज करमुक्त होता है और 9.5% की दर से ही यहाँ पे जमा हुआ है, तो ये बिल्कुल करमुक्त हो जाएगा। ठीक है, सीधा काट दो इसको, कोई मतलब का नहीं है, हमारा इतना ही करमुक्त होता है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन। मकान किराया भत्ता, मकान कोलकाता में है और भुगतान किया गया किराया 30,000 और मकान किराया भत्ता मिला है 14,400 रुपए। ठीक, तथा अब जो मकान किराया भत्ता होता है ये आंशिक करमुक्त भत्ता होता है। हमें इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा कितना करमुक्त होता है और कितना करोग्य होता है। जितना करमुक्त होता है वहीं पे करमुक्त हो जाएगा वर्किंग नोट में, और जितना करोग्य होता है उसको हम लाएंगे और वेतन शीर्षक में उसको हम करोग्य करेंगे। उसके बाद यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में नियोक्ता द्वारा दिया गया अंशदान 2,000 रुपए करोग्य होगा। ठीक है, अब इसका हम सबसे पहला हेडलाइन बनाएंगे। यहां पे इसका नाम क्या है, इसका नाम शायद अमरनाथ है, नहीं वसंत है, मिस्टर वसंत का हम बनाएंगे। मिस्टर वसंत की करोग्य वेतन से आय कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए गणना कीजिए। किसके लिए गणना करना है, 2022-23 के लिए मिस्टर वसंत की करोग्य आय की गणना करना है। तो सबसे पहले हम हेडलाइन डालते हैं। ठीक है, हम हेडलाइन डाल लेते हैं कि मिस्टर वसंत की करोग्य वेतन से आय की गणना। तो सबसे पहले अभी देखिए हम हेडलाइन कैसे डालेंगे। यहां पे मिस्टर वसंत की करोग्य वेतन से आय की गणना कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए। ठीक है, 2022-23 के लिए अभी भी हमारे पास
22-23 का बुक है, अभी तक मार्केट में न्यू बुक नहीं आया है। जैसे 2023-24 का बुक आएगा हम उसी से स्टार्ट कर देंगे। कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर कोई रूल चेंज होता है, कोई नियम में चेंजेस आता है तो हम फिर से बताएंगे, और चेंजेस नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। सिर्फ 2022-23 को 23-24 में हम कन्वर्ट कर देंगे तो सोल्यूशन सेम टू सेम बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और नियम में चेंज आता है तो फिर से बनाएंगे, ठीक है। फिलहाल 2022-23 के हिसाब से जैसा बुक है वैसा देख लो यहाँ पे। अब सबसे पहला उनका वेतन लिखना है हमें। अब यहाँ पे मसला है, वेतन कितना रुपए दिया है अंशदान के बाद। देखो हम इसको ना एक वर्किंग नोट बना सकते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ वेतन लिख देते हैं और उस वेतन की हम यहाँ पे गणना करते हैं। वेतन की गणना हम यहाँ पे एक वर्किंग नोट बना सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रोविडेंट फंड में अंशदान के बाद वेतन 2,40,000 रुपए। प्रोविडेंट फंड में जमा कर दिया, अपने वेतन में से कुछ पैसा जितना है उसको जमा करना है, टारगेट है जितना वो जमा कर दिया। करने के बाद वेतन उसके हाथ में कितना बचा है 2,40,000 रुपए बचा है। और अंशदान कितना किया है, अब हमें यह पता करना है कि अंशदान कर दिया, करने के बाद उसके हाथ में इतना बचा है तो अंशदान करने से पहले कितना था। अंशदान कितना किया उतना प्लस कर देंगे तो पहले का निकल जाएगा। यहाँ पे अंशदान जितना किया है उतना प्लस कर देंगे दोबारा तो पहले का निकल के आएगा। अब यहाँ पे हम प्लस कर देंगे प्रोविडेंट फंड में अंशदान। प्रोविडेंट फंड में अंशदान कितने का अंशदान किया है, वो 20,000 रुपए का अंशदान किया है। 2,40,000 रुपए का जो वेतन है फिलहाल हाथ में है, और अंशदान करने के बाद अंशदान जितना करना था वो कर दिया, करने के बाद हाथ में कितना है 2,40,000। अंशदान किया कितना 20,000, तो अंशदान करने से पहले कितना था, दोनों को जोड़ देंगे 2,60,000। यानी कि इसका कहने का मतलब कि उसके जो वेतन से इनकम हुआ था 2,60,000 रुपए का हुआ था, जिसमें से 20,000 वो प्रोविडेंट फंड में जमा कर दिया। करने के बाद उसके हाथ में 2,40,000 रुपए का बचा है, ठीक है। तो 2,40,000 रुपए अंशदान करने के बाद का वेतन है, और अंशदान किया 20,000, दोनों को जोड़ देंगे तो अंशदान करने से पहले का वेतन निकल के आएगा 2,60,000। तो यही हो जाएगा हमारा मूल वेतन अंशदान करने से पूर्व का, पहले का। तो ये वेतन हमारा हो जाएगा 2,60,000। हम इसको वर्किंग नोट में लिख सकते हैं, मेन सॉल्यूशन के अंदर दिखाएंगे तो भी सही रहेगा। लेकिन क्या है हमारा मेन सॉल्यूशन फ्रेश बनता है तो हम यहाँ पे फ्रेश बना रहे हैं उसको। हम इसको मेन सॉल्यूशन में भी डाल सकते हैं, वर्किंग नोट में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे दिया है मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड में 9.5% की दर से ब्याज जमा हुआ है 3,600 रुपए। 9.5% तक तो कर मुक्त होता है तो हम इसको कर मुक्त करेंगे। प्रोविडेंट फंड में 9.5% की दर से ब्याज क्या हुआ जमा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा नील हो जाएगा, कर मुक्त हो जाएगा। आगे दिया मकान किराया भत्ता। मकान कोलकाता में है, मकान कोलकाता में है तो कितना परसेंट काटेंगे 50%। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता इन लिस्ट में आ रहा है, ठीक है, तो 50% हम काटेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला हमें वर्किंग नोट बनाना है मकान किराया भत्ते के संबंध में। अब यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे मसला क्या है, मकान किराया भत्ता, ये मकान किराया भत्ता मैं लिख दिया। अब मकान किराया भत्ता क्या होता है, आंशिक कर मुक्त भत्ता होता है, ना पूरा टैक्स लगता है ना पूरा कर मुक्त होता है, ठीक है, ना टैक्स लगता है पूरा ना वो टैक्स फ्री होता है, आंशिक रूप से होता है वो। मतलब कुछ हिस्से में कर लगता है कुछ हिस्से में कर नहीं लगता। अब कितने हिस्से में कर लगेगा कितने हिस्से में कर नहीं लगेगा वो हमें निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट से। तो यहाँ पे हमें उसकी गणना करना है। मकान किराए भत्ता की गणना, मकान किराए भत्ते की गणना हम करेंगे। तो सबसे पहला नियम क्या है, प्राप्त मकान किराया भत्ता।
प्राप्त मकान किराया भत्ता कितना मिल रहा है उसको, 14,400 रुपए, 14,400 रुपए मिल रहा है मकान किराया भत्ता। प्रति माह शब्द या फिर मासिक शब्द कुछ नहीं लिखा है, पूरे साल भर का है 14,400। अब इसमें हमें दूसरा नंबर क्या करना है, किराया चुकाया माइनस वेतन का 10% का आधिक्य। ठीक है, यानी कि वेतन का 10% काटेंगे, रख देंगे, और किराया चुकाया दोनों को आपस में माइनस करेंगे, फिर जो आएगा उसको हम उधर लिखेंगे। अब किराया कितना चुकाया, 30,000 रुपए किराया चुकाया उन्होंने। ठीक है, भत्ता मिल रहा है 14,400 रुपए, लेकिन घर का किराया कितना चुका रहा है, 30,000 रुपए चुका रहा है। बढ़िया है। माइनस वेतन का 10%। अब यहाँ पे वेतन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे वेतन बराबर मूल वेतन। ठीक है, मूल वेतन प्लस महंगाई वेतन, जो वेतन का एक हिस्सा होता है, पार्ट होता है, प्लस महंगाई भत्ता। ये क्या होना चाहिए, सेवा के अधीन, सेवा के अधीन होना चाहिए, या सेवा की शर्तों के अनुसार भी हम इसको बोलते हैं। तो महंगाई भत्ता सेवा की शर्तों के अनुसार होना चाहिए, वरना नहीं लेंगे। प्लस परसेंट वाला कमीशन, परसेंट वाला कमीशन। इन सारे चीजों को जब हम जोड़ देंगे, इन सारे चीजों का राशि को हम जोड़ देंगे, तब आएगा क्या, हमारा वेतन। ठीक है, अब हमारा मूल वेतन कितना है, 2,60,000 रुपए का, 2,60,000 प्लस महंगाई वेतन। महंगाई वेतन हमारे क्वेश्चन में नहीं है, महंगाई भत्ता सेवा के अधीन, महंगाई भत्ता भी हमारे क्वेश्चन में नहीं है। परसेंट वाला कमीशन कुछ भी नहीं है, तो सब नील के नील हो जाएगा, कुछ नहीं है हमारे क्वेश्चन में। ठीक है, अब इस सब को प्लस करेंगे, 2,60,000 का 2,60,000 ही है यहाँ पे, ये आ गया हमारा वेतन। ठीक, ये हमारा वेतन आ गया। इसी वेतन का यहाँ पे हमें काटना है 10%। अब हम 2,60,000 का 2,60,000 का अगर 10% काटेंगे, 0 0 0 0 बच गया कितना, ये 26,000। 26,000 का 1 से गुना करेंगे तो 26 से कम 26,000, 26 से कम 26,000 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये 26,000 रुपए। अब 30,000 में 26,000 को माइनस करेंगे, भत्ता तो कोई नहीं है ना, परसेंट वाला कुछ नहीं है। ठीक है, अब 30,000 में 26,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4,000 रुपए बचेगा यहाँ पे। अब तीसरा कंडीशन क्या है, वेतन का या तो हम 40% काट के लेते हैं या फिर 50% काट के लेते हैं। अब वो शहर के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा शहर में वो घर को किराए पर लेके रखा है और उसके लिए मालिक से भत्ता मिल रहा है, कौन सा शहर में घर है उसका। ठीक है, उसका घर नहीं, वो कौन सा शहर में काम कर रहा है कंपनी में, जहां उसको रूम रेंट में लेकर रहना पड़ रहा है, तो कौन सा शहर है। अगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन 4 शहर में से किसी भी शहर का आया तो 50% काटना है, और इसके अलावा कोई दूसरा शहर आया तो 40% काटना है। अब ये जो क्वेश्चन था वो कोलकाता में था, तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता इस लिस्ट में आ रहा है, तो इस केस में हम वेतन का काटेंगे 50%। ठीक है, यहाँ पे शहर के ऊपर निर्भर करता है कि 40% कटेगा कि 50%। अब हमारा यहाँ पे काटना है वेतन का 50%। वेतन कौन सा है, ये जो वेतन हम निकाले हैं यही वेतन काम करेगा वहां पे। ठीक है, इसी वेतन को लेना है यहाँ पे, और इसी वेतन को यहाँ पे 10% भी लेना है, दोनों जगह सेम वेतन यूज होगा। तो 2,60,000 का 50% काटो, 2,60,000 का 50% 1,30,000, 1,30,000। अब यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे अब यहाँ पे देखो तीनों में से दिख रहे हैं, तीनों में से सबसे कम कौन सा है, 1,30,000, इधर लिख देता हूं थोड़ा सा, 1,30,000। ठीक है, 4,000 और इधर है 14,400। अब दिख रहा है, दिख रहा है अब यहाँ पे। ठीक है, अब इन तीनों में से कौन सा राशि सबसे छोटा है, सबसे कम कौन सा है, 14,400, 4,000 और 1,30,000, तो सबसे कम यहाँ पे 4,000 है, तो यही हो जाएगा करमुक्त, यही हो जाएगा करमुक्त। ठीक है, मैं बोला था यहाँ पे कि मकान किराया भत्ता हमारा आंशिक करमुक्त होता है,
कुछ हिस्से में कर लगेगा तो कुछ हिस्से में कर नहीं लगेगा। तो कितना हिस्से में नहीं लगेगा, जो तीनों में से सबसे कम होगा राशि वही कर मुक्त होगा, उस पर कर नहीं लगेगा। अब कर किस पर लगेगा, फिर कर योग्य कितना होगा, तो यहां पे हमें क्या करना है, प्राप्त भत्ता, प्राप्त मकान किराया भत्ता कितना आया था, मिटाना पड़ेगा इसको। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को लेना है तो मिटा रहा हूं इसको मैं अभी। किसी को देखना है वीडियो पीछे करके देख लो। अब यहां पे करमुक्त कितना हो गया, जो तीनों में से सबसे कम हुआ वही चीज करमुक्त हो गया। अब कर योग्य कितना होगा, उसके लिए एक सूत्र है यहां पे, कर योग्य भत्ते बराबर प्राप्त भत्ता माइनस करमुक्त राशि, माइनस करमुक्त राशि। ठीक है, अब प्राप्त भत्ता कितना मिला था, मकान, यहाँ पे प्राप्त मकान किराया भत्ता 14,400। ठीक है, क्वेश्चन से भी ले सकते हैं या फिर हम इस वर्किंग नोट से भी ले सकते हैं, दोनों जगह सेम चीज है। अब प्राप्त भत्ता कितना, 14,400। 14,400 हमें मकान का किराया चुकाने के लिए भत्ता मिल रहा था कंपनी की तरफ से। ठीक है, माइनस करमुक्त राशि, तीनों में से कम कौन सा हुआ था, 4,000, तो 4,000 यहाँ पे करमुक्त होगा, 4,000 को माइनस कर देना है। अब कितना बचेगा, 10,400 रुपए कर योग्य राशि, कर योग्य राशि। ये हो जाएगा मकान किराया भत्ते की कर योग्य राशि, उसी को लिखना यहाँ पे 10,400 रुपए मकान किराए की भत्ते की कर योग्य राशि। तो इस एक लाइन को लिखने के लिए कितने सारे झमेले से होकर गुजरना पड़ता है, यहाँ पे जरा देखो कितना सारा नियम कानून यहाँ पे लग जाता है। यही है इनकम टैक्स का खासियत। ठीक है, इसके लिए सही है सबसे पहले आपको नोट्स, इससे पहले सबसे पहले आपको नोट्स चाहिए। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल करके लिखा भी होगा, लिंक भी है, जाओ क्लिक करो, सीधा वहां पे जाके नोट्स ले लो और नोट्स को पढ़ो थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा प्रैक्टिस करो। और वीडियो तो रोज देख रहे हो, जो देख रहे हो समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ तो पूछो कहाँ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, और बताया जाएगा, यहाँ पे बताने में कोई कमी नहीं होगा, बस पूछो। अब आगे क्या दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में लास्ट में दिया कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में नियोक्ता द्वारा दिया गया अंशदान। ठीक है, अब नियोक्ता द्वारा अंशदान दिया गया वो करोगे हो गया। देखो एक चीज अच्छे से समझ लो, अगर कर्मचारी का पर्सनल दायित्व का भुगतान, ठीक है, पर्सनल खर्चे का भुगतान नियोक्ता वहन करता है तो हमेशा करोगे होगा। ठीक है, हमेशा करोगे। जैसे अगर कर्मचारी के घर का बिजली बिल, घर का पानी बिल, घर का गैस बिल, घर के कर्मचारी का बिल, घर के नौकर का बिल, जितने सारे चीजों का बिल है कर्मचारी के पर्सनल खर्चे का, अगर उस खर्चे को उसको खुद को उठाना चाहिए, अब वो खर्चा भी मालिक उठाएगा तो ऐसे में उसको पूरा टैक्स भरना पड़ेगा, वो संपूर्ण रूप से करोग्य होगा, उसको वेतन शीर्षक में यहाँ पे करोग्य करना है। तो यहाँ पे यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, इंश्योरेंस प्लान में नियोक्ता का अंशदान, नियोक्ता का अंशदान कितना है, 2,000 रुपए। यह भी वार्षिक था, प्रतिमाह या मासिक शब्द नहीं था, तो जैसे का तैसा लिख दिए हैं। अब मिस्टर वसंत की कर योग्य वेतन से आय कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए गणना कीजिए। तो मिस्टर वसंत की हमें कर योग्य वेतन से आय की गणना करना है, इसके लिए हम इसको जोड़ देंगे और शकल जो हमारा वेतन रहेगा उसमें से मानक कटौती हम काट देंगे। हो गया क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है। तो मैं इस वर्किंग नोट को मिटा दूं, ये हमारा वर्किंग नोट है मकान किराया भत्ते के लिए, ये भी वर्किंग नोट है, मिटा दूं मैं इसको, मिटा देता हूं इसको। नोट्स ले लो सब लोग, नोट्स ले लो, जो भी थर्ड ईयर के हो, बिना नोट्स के कुछ नहीं कर सकते। अब यहां पे हम इन सबको जोड़ेंगे, 2,60,000, 70, 72,400, 2,72,400 दिख रहा है यहाँ तो, 2,60,000, 10,400 और 2,000, 2,72,400।
2,72,400। ये क्या कहलाएगा हमारा? सकल वेतन। इसमें से हम घटाएंगे धारा 16 के अनुसार मानक कटौती। मानक कटौती कितना रुपए? 50,000 रुपए। अब इसको माइनस करेंगे 50,000 रुपए इसमें से, तो बचेगा 2,22,400 रुपए। 2,22,400 रुपए करोग्य वेतन। करोग्य वेतन की राशि कितना है? 2,22,400 रुपए। यही हो जाएगा इसका आंसर। तो आंसर कितना फ्रेश है और कितना छोटा सा है, जबकि वर्किंग नोट तो इसका डबल का डबल बन गया यहाँ पे। तो वर्किंग नोट ऐसा बनेगा और सब चीज को ध्यान में रखना है, याद करना है, माइंड में रखना है, क्योंकि कब कौन सा भत्ता आ जाएगा वो आपको याद होना चाहिए, तभी आप बना पाओगे। ठीक है। मकान किराया भत्ता आंशिक कर मुक्त होता है कि संपूर्ण करोग्य होता है, वो अगर आपको पता नहीं तो आप कैसे बनाओगे? वो अगर आंशिक कर मुक्त आपको पता है, पर उसका गणना कैसे करना, उसका नियम जो 3 कंडीशन है हमारा, वो 3 कंडीशन अगर आपको याद नहीं तो आप कैसे बनाओगे? इसलिए वर्क जो हमारा नोट्स है जरूरी है। एक इंसान के लिए ब्लड जैसा जरूरी है, इनकम टैक्स के लिए नोट्स वैसे ही जरूरी है। आप पहले नोट्स ले लो, तभी इनकम टैक्स फर्राटेदार बनाओगे। ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाओ, कांटेक्ट करो और लिंक से जाके नोट्स को ले लो। इस क्वेश्चन में ही तक मिस्टर वसंत का पूरा खत्म। मिस्टर वसंत का जो भी करोग्य वेतन था हम इसको निकाल दिए, जो आया 2,22,400 रुपए। हो गया। अगर कुछ समझ नहीं आता है पूछो। और इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद है मिस्टर किशोर। ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द मिलेंगे मिस्टर किशोर के साथ। इस वीडियो में यही तक, फिर मिलते हैं किशोर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।